नमस्ते। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल बी वेल्दी और मैं हूं आपकी फाइनेंशियल एजुकेटर स्वाति। क्या रिटायरमेंट कॉर्पस का एक हिस्सा घर खरीदने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? उमा जी ने मेल के जरिए हमसे ये सवाल किया था। लेकिन आगे बढ़ने के पहले ज़रा वो सब्सक्राइब टैब जो है ना वो ज़रा क्लिक कर दीजिएगा। कर दिया? थैंक यू सो मच। हाँ, तो उमा जी ने लिखा था कि पति कुछ महीने में रिटायर हो जाएंगे। रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन होगी करीब 45,000। उनका रिटायरमेंट कॉर्पस जो बनेगा वो 90 लाख के आसपास का। उमा जी की उम्र है 52 साल, नौकरी करती हैं और तनख्वाह है 75,000 प्रति माह। हाल ही में 20,000 की SIP शुरू की है। फिलहाल विशाखापत्तनम में अपने घर में रहते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो लोग केरल शिफ्ट होना चाहते हैं, इसलिए वहाँ पर 1.25 करोड़ में विला खरीदने की सोच रहे हैं। उसके लिए पति के रिटायरमेंट कॉर्पस में से 50 लाख डाउन पेमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, बाकी का लोन लेने का प्लान है। विशाखापत्तनम वाले घर को बेचना नहीं चाहते हैं। उमा जी के EPF में फिलहाल 15 लाख है और 10 लाख की FD है और फिलहाल घर का खर्च है 50,000 पर मंथ। सवाल था कि क्या हमें रिटायरमेंट कॉर्पस में से पैसे निकाल कर 1.25 करोड़ का विला खरीदना चाहिए? जवाब बेसिक डिटेल आपके पास भी है। पहले आप एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या उमा जी को रिटायरमेंट कॉर्पस में से पैसे निकाल कर 1.25 करोड़ का विला खरीदना चाहिए? जवाब यस और नो में लिखकर नीचे कमेंट कीजिए। पहले जवाब दे दिया। चलिए अब हम अपना नज़रिया बताते हैं। खेल तो सारा नंबर्स का है, तो पहले नंबर्स देख लें। और हम अभी कह दे रहे हैं कि बहुत सारे नंबर्स हैं, तो जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पॉज करके या रिवाइंड करके देखें फिर से, ठीक है। तो हमारे पास क्या जानकारी है फिलहाल? हस्बैंड की पेंशन आएगी 45,000, उमा जी की सैलरी है 75,000, तो घर में हर महीने 1,20,000 का इनफ्लो है। महीने का खर्च है 50,000। ये उमा जी से बात करके हमें पता चला था। होम लोन का सीन क्या बनता है देख लेते हैं। 1.25 करोड़ का विला लेना है तो उसके लिए 90 लाख के रिटायरमेंट कॉर्पस में से 50 लाख डाउन पेमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो बचेगा 40 लाख। लोन अमाउंट होगा 75 लाख। अभी के हिसाब से इंटरेस्ट रेट 9.5% मान लेते हैं। लोन टेन्योर 30 साल। यहाँ एक बात का ख्याल रखें, जब आप रिटायर हो जाते हैं या फिर रिटायरमेंट एज के करीब पहुँचते हैं तो लोन मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ मान लेते हैं कि उन्हें लोन मिल जाएगा। तो 75 लाख के लोन पर 9.5% रेट के हिसाब से EMI बनेगी 63,064 रुपये की। राउंड फिगर लेकर चलते हैं, 63,000, 63,000 ही रखते हैं। 63 का मतलब 63 होता है, बताना पड़ता है भाई सबको, थोड़ी हिंदी में नंबर्स पता होता है। तो 90 लाख के रिटायरमेंट कॉर्पस में से 50 लाख निकलने पर बचेंगे मेरे पास 40 लाख। तो मान लेते हैं कि उसको हम लोग किसी इक्विटी फंड या हाइब्रिड फंड में निवेश कर देंगे। यहाँ तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको बता दिया कि पति की पेंशन और उमा जी की सैलरी दोनों मिलाकर हर महीने की कमाई हो रही है 1,20,000 की। लोन लेने के बाद 63,000 की EMI जाएगी, तो बचेंगे 57,000 यानी 57,000। अब इसमें से 20,000 की मंथली SIP भी जाएगी उमा जी की, तो बचे 37 यानी 37,000। तो पहला सवाल कि घर का खर्च है 50,000 का, बच रहे हैं अब 37,000, तो ये शॉर्टफॉल कैसे मैनेज करेंगे? क्या रिटायरमेंट कॉर्पस के जो 40 लाख हैं उसको निवेश करके वहाँ से 13,000 की SWP कर दे, या फिर उमा जी की जो SIP की रकम है 20,000 की उसको कम कर दे? तो एक वीडियो में कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि कुछ मसलों में SWP को लेकर हमारे कंसर्न क्या है। लिंक उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। दूसरा सिनेरियो, अगर SIP की रकम कम करेंगी तो 8 साल के बाद जब हम टोटल रिटायरमेंट कॉर्पस को कैलकुलेट करेंगे तो वो कम हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन हम रूल आउट कर देते हैं। अब फास्ट फॉरवर्ड टू ईयर 2032, 8 साल बाद का हाल देखते हैं। क्यों 8 साल बाद? क्योंकि उमा जी की रिटायरमेंट की है 60 ईयर्स है और वो अब रिटायर हो गई। 8 साल तक EMI भरने के बाद अभी लोन बैलेंस है करीब 69 लाख यानी 69 लाख। 40 लाख जो निवेश किए थे 12% के हिसाब से वहाँ करीब 1 करोड़ जुड़ने की संभावना है। उमा जी की 20,000 की SIP 8 साल में 12% के हिसाब से करीब 32 लाख हो जाएगी। 10 लाख की FD थी, अगर 8 साल के लिए करते
तो 6.9% ये करंट रेट दिखा एक बैंक की वेबसाइट पर। तो इस रेट के हिसाब से 10 लाख 8 साल में बढ़कर 17,28,000 हो जाएगा। कैलकुलेशन में सहूलियत हो इसके लिए अभी हम फिलहाल 17 लाख ही लेकर चलते हैं। ईपीएफ में 15 लाख थे, 8 साल में 8% के हिसाब से वो हो जाएंगे 28 लाख। और इसमें फ्रेश कंट्रीब्यूशन भी जा रहा होगा, एग्जैक्ट कितना जा रहा है ये तो हमें पता नहीं है। तो मान लेते हैं कि अगर हर महीने का कंट्रीब्यूशन 10,000 जा रहा हो तो 8 साल में ईपीएफ के ज़रिए पूरा मिला के करीब 35-40 लाख के आसपास हो जाएगा। अभी के लिए 35 लाख ही मानकर चलते हैं। ओके, अब सब जोड़ते हैं, 1 करोड़ प्लस 32 लाख प्लस 17 लाख प्लस 35 लाख, तो उनके पास होंगे 1 करोड़ 84 लाख, 1 करोड़ 84 लैक्स। लोन बैलेंस था 69 लाख 69 लैक्स का। तो मान लीजिए कि वो लोन प्रीपे कर देते हैं, पूरा चुका देते हैं अपने रिटायरमेंट कॉर्पस से, यानी 1 करोड़ 84 लाख से। तो बचेंगे 1 करोड़ 15 लाख। तो 8 साल के बाद उमा जी और उनके पति के पास होगा 45,000 पर मंथ का पेंशन। क्लियर है। विशाखापत्तनम वाला घर बेचा नहीं है, रेंट पे दिया, तो वहाँ से करीब 20,000 पर मंथ का रेंट और 1 करोड़ 15 लाख का कॉर्पस। लेकिन 8 साल के बाद घर का मंथली एक्सपेंस भी तो बढ़ेगा। 8 साल पहले ये था 50,000 पर मंथ, 7% का इन्फ्लेशन लेकर चलते हैं तो ये हो गया करीब 86,000 यानी 86,000 पर मंथ। और उमा जी के घर में हर महीने आता है 45,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 65,000, 21,000 का शॉर्टफॉल जो कि उन्हें अपने 1 करोड़ 15 लाख कॉर्पस को निवेश करके या तो एसडब्ल्यूपी के जरिए या फिर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के जरिए पूरा करना होगा। ये हो गया एक विकल्प। दिक्कत क्या है इसमें? ज़िंदगी कट टू कट चलने का रिस्क है। पहली बात, हमने रिटायरमेंट के बाद के 20 साल के लिए मंथली एक्सपेंस में कितना इजाफा और होगा ये भी कैलकुलेट ही नहीं किया है। इसके साथ ही अगर कुछ इमरजेंसी आ गई तो पैसे निवेश वाले कॉर्पस से ही निकालने होंगे। रैंडम प्लान जिसमें बड़े खर्चे शामिल हो वो नहीं बना सकते। हो सकता है कि लाइफस्टाइल में भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। फिर उमा जी को क्या करना चाहिए? पहली बात, वो विशाखापत्तनम वाला घर क्यों नहीं निकालना चाहती हैं? क्योंकि उस घर से उनका इमोशनल अटैचमेंट है, जुड़ाव है। काफ़ी साल से उस घर में वो रह रहे हैं, बेटा उनका उसी घर में पला बढ़ा है, तो जाहिर सी बात है कि वो उस घर को रखना चाहेंगे। लेकिन हमें लगता है कि उन्हें यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चलना चाहिए। बेटा विदेश में पढ़ाई कर रहा है, इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि नौकरी वहीं करेगा। तो ऐसे में पोस्ट रिटायरमेंट उमा जी और उनके हस्बैंड के लिए दूसरे शहर में घर को मैनेज करना, देखभाल करना उनके लिए एक मुश्किल काम होगा। तो 8 साल के बाद उसे बेचकर उसी पैसे से लोन प्रीपे करना बेहतर होगा। साथ ही अगर वहाँ एक्स्ट्रा पैसे बचेंगे तो वो रिटायरमेंट किटी में जुड़ जाएंगे। तो मुमकिन हो कि उन लोगों को पोस्ट रिटायरमेंट लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। बातचीत में उमा जी ने कहा था कि बेटे की नौकरी लगेगी तो वो मदद करेगा लोन प्रीपेमेंट में। हमें लगता है कि बच्चों से ऐसी उम्मीद ना ही रखे तो बेहतर है। उनकी अपनी ज़िंदगी और उनकी अपनी ज़रूरतें होंगी और आपके पास जब ज़रिया है खुद के लिए फिनेंशियली कंफर्टेबल लाइफ बिताने का तो उस ज़रिए का इस्तेमाल करें। अभी आप अगर वो 1.25 करोड़ का विला लेती हैं तो ईएमआई शुरू होने के बाद घर खर्च के लिए पैसे कम पड़ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि 1.25 करोड़ के बदले या तो आप कम कीमत वाला घर खरीदें या फिर 40 लाख के कॉर्पस में से 20 लाख को निवेश करें और 20 लाख से एसडब्ल्यूपी करके वहाँ से खर्च की भरपाई करें। 8 साल के बाद विशाखापत्तनम वाला घर बेचकर लोन सर से उतारें। हमें लगता है कि विशाखापत्तनम वाला घर बेचने से पोस्ट रिटायरमेंट वो फिनेंशियली अधिक कंफर्टेबल होंगे। एक बात का ख्याल रखिए, रिटायरमेंट के करीब हुए तो कुछ बातों को ना हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए। पहली बात, इलिक्विड एसेट में पैसे मत लगाइए। रिटायरमेंट के आसपास अपने सर पर लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए, नो लोन शोन एंड ऑल। हालांकि कईयों के पास हेल्थ इंश्योरेंस होता है लेकिन एनफ कवर नहीं होता, तो 15-20 लाख का एक अलग से मेडिकल इमरजेंसी के लिए एक किटी बना कर रखें ताकि वो ज़रूरत पे काम आ जाए। अब आपकी बारी, बताइए अपनी राय, कमेंट करें या फिर आप हमें मेल करें ask@bewealthy.co.in पर। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो लाइक और शेयर करें। याद रखें आप है मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। वक्त देने के लिए शुक्रिया। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।